ठीक, तो एसएसटी के लिए अच्छा खासा वेटेज है इतिहास का। सिलेबस में जो आपको सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले तो क्यों प्रसिद्ध है ये, पूरी दुनिया में जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या खासियत है इसकी? ये पूरे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। पहली बार जो नगर बसे थे वो यही बसे थे। ठीक, सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले नगरों का निर्माण किया था, बोल सकते हो। या पहली बार हमको ऐसी विशेषताएं पाई गई जैसे नगर में होती है। चौड़ी सड़कें, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था, मतलब इनकी नाली वगैरह जो बनाए थे, ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हो, बहुत बढ़िया हुआ करता था। ठीक, ऊंचे ऊंचे घर हुआ करते थे, 2 मंजिला मकान भी मिले हैं इनके। तो बड़े बड़े नगरों जैसी विशेषताएं यहाँ पाई गई, दुनिया में सबसे पहले बोल सकते हो। तो इनको कहा जाता है विश्व की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता, इसलिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका समय के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, इसको और अभी डिस्कस करेंगे। बताया था कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व की घटना है। आज से बोल सकते हो कि 4000 साल पहले की घटना हम लोग इसको मानते हैं। तो सबसे पहले तो देखना इसका नाम क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं, इसका नामकरण। किसी भी सभ्यता के विकास में सबसे प्रमुख योगदान होता है नदियों का। नदियों के कारण ही क्या होते हैं, क्षेत्र आपके उपजाऊ होते हैं। आप देखिए भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वही मिलेगा आपको। ठीक, बड़े बड़े देश की जनसंख्या उतनी नहीं जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की है, यूपी की है। तो नदियों के कारण ही किसी क्षेत्र में उपजाऊ क्षमता विकसित होती है, वहां की जमीन में उपजाऊपन आता है और फिर वहां लोग बसते हैं, खेती करते हैं, तो वहां की जनसंख्या बढ़ती है। फिर वैसे ही नदियों का ही योगदान होता है किसी भी सभ्यता के विकास में। इसीलिए किसी सभ्यता को नदियों के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। एक नाम तो ये हो गया। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलने का कारण यही है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास और उस समय सरस्वती नदी भी हुआ करती थी, ठीक, जो आगे चल के लुप्त हो गई। तो सिंधु नदी और उसकी आसपास विकसित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। वैसे ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक और नाम इसका। तो एक ही मतलब है, चाहे आपको बोले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सिंधु घाटी में 1000 से भी ज्यादा स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। और सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। तो जब पहली बार किसी जगह के नाम से भी हम लोग किसी सभ्यता को जानते हैं, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये एक नाम है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आया भी हुआ है सीधे सीधे। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कांस्य युग। तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे इतिहास में पाषाण काल, जैसे कि आदि मानव लोग किसका उपयोग करते थे? पत्थरों का। इंसान ने सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करना चालू किया, उसको बोलते हैं पाषाण युग। ठीक, उस काल को ही बोल देते हैं पाषाण काल। फिर इंसान ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो वो था तांबा, कॉपर। ठीक, तांबा। तो उसको हम लोग नाम दे दिए ताम्र पाषाण युग, क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करने लगे। और सिंधु घाटी के लोगों की एक प्रमुख विशेषता थी, कांसा किससे बनता है? तांबा से तो बनता है। साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, जो आपका ब्रॉन्ज है, जो कांसा है, वो कॉपर का ही एक एलॉय है, मिश्र धातु है। तांबा से ही बनता है कांसा। इसका मतलब इन्होंने तांबा से कांसा बनाना जान लिया था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इनके कला के बारे में पढ़ेंगे, तकनीकी ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आपको पूछेगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु कर्म का ज्ञान था, मेटलर्जी का ज्ञान था? तो इनको ज्ञान था, तभी तो ये तांबे से कांसा बना रहे हैं। कांसा अपने आप नहीं मिलता, तांबा से इसको बनाना पड़ता है। ठीक, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कांसे का निर्माण हो गया था, कांसे का उपयोग होता है। हम लोग सबसे प्रसिद्ध मूर्ति भी पढ़ेंगे जो मोहनजोदड़ो से मिली है, कांसे की नर्तकी, जो नाचती हुई नारी है, उसकी मूर्ति मिली है। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सिंधु नदी के आसपास विकसित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य बोल सकते हो कि यहाँ पे तांबे के बाद कांसे का उपयोग होना चालू हो गया था। यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे। यहाँ की एक बोल सकते हो नया परिवर्तन हमको देखने मिला। बोल सकते हो मूल जो तत्व होता है, मूल जो बोल सकते हो पदार्थ होता है जिसका उपयोग करते थे यहाँ के लोग, वो था कांसा।
पत्थर के बाद तांबा, तांबा के बाद कांसा आ गया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। जब इंसान आगे चल के हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहा का उपयोग करना चालू करेगा। भारत में पहली बार लोहे की खोज होती है उत्तर वैदिक काल में। हमने कल सिलेबस में देखा था ना, सिंधु घाटी, फिर ऋग वैदिक काल, फिर आता है उत्तर वैदिक काल। वहां पे भारत में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी, तो वहां से हम लोग उसको क्या बोल देंगे, लोहा युग बोल देंगे। अभी लोहा का युग चल रहा है आपका, बस वैसे। तो धातु के हिसाब से ऐसे जाना जाता है कि किस मुख्य रूप से इंसान किसका प्रयोग करता था। तो यहाँ सबसे नया परिवर्तन जो आया था वो है कांसा का, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। और साथ में तांबे का भी उपयोग करते थे, तो इसको हम लोग ताम्र पाषाण भी बोल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो मेन याद रखेगा ये। इसके अलावा इसके विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे पहला नगर जो था वो सिंधु घाटी के लोगों ने बसाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान में तो 1000 से भी ज्यादा स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन सभी को शहर नहीं मानते हम लोग। नगर किसको मानेंगे, जहां पे बड़े बड़े घरों के अवशेष मिले हो, ठीक, जहां पे चौड़ी सड़कें मिले हो, जहां पे अच्छी जल निकासी मतलब नाली वगैरह की व्यवस्था मिली हो। तो नगर में होना चाहिए ना कि नगर जैसा दिखे। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपको पता होगा ना आसपास के गांव में और बिलासपुर में क्या अंतर है, क्यों हम लोग इसको शहर बोल रहे हैं, बाकी लोगों को हम लोग क्यों शहर नहीं बोल रहे हैं। बस ऐसी विशेषताएं कुछ ही जगहों पर मिली है, मुख्य रूप से 7 ही नगर माने जाते हैं। वहीं आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ठीक, ये सब, सॉरी बनावली, ये बोल सकते हो कि 7 ही इसमें हम लोग नगर मानते हैं, सबको नगर नहीं मानते। तो उन नगरों के बारे में आपको पूछेगा। तो इस चैप्टर में हमको पहले तो पढ़ना है कि कौन कौन से स्थल मिले हैं, वहां क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है प्रमुख स्थल को, ठीक। अगर हम लोग इसमें देखें कि क्या क्या पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले प्रमुख स्थल, कौन कौन से नगर मिले हैं और कहां कहां से कौन कौन से अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीधे सीधे पूछता हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इनका नगर नियोजन, क्योंकि दुनिया की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता ही है। इनके नगर कैसे थे, इनके नगर का नियोजन मतलब प्लानिंग कैसा था, इनके सड़कें कैसी थी, इनके जल निकासी व्यवस्था के बारे में देखेंगे, इनके मकान कैसे हुआ करते थे, यह सब के बारे में। फिर देखेंगे इनके हम लोग समाज के बारे में, इनका समाज कैसा था, समाज में इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, किसका किसका ये पूजा करते थे, किसको आराध्य मानते थे। समाज में ही हम लोग देखेंगे पूरे संस्कृति के बारे में कि ये अंतिम संस्कार कैसे करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी के लोगों में अंतिम संस्कार की कितनी विधियां थी, सिंधु घाटी के लोग कितने तरीके से अंतिम संस्कार या बोल सकते हो आपका अंत्येष्टि जो होता है वो करते थे, तो वो देखेंगे। क्या क्या चीजें हमको समाज के बारे में पता चलती, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था कि मातृसत्तात्मक था, ऐसे क्वेश्चन समाज के बारे में, ठीक। सामाजिक दशा बोल सकते हो, कला संस्कृति सब इसमें आ जाएंगे। फिर उनके कुछ मूर्ति कला के बारे में देख लेंगे, बर्तनों के बारे में देख लेंगे जिनको मृदभांड कहा जाता है, मिट्टी से बने बर्तन जो प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं मृदभांड, ठीक। कौन कौन सी मूर्ति कला भी देख लेंगे, बर्तनों के बारे में देख लेंगे। तो समाज हो गया, कला संस्कृति हो गया, और वैसे ही फिर हम लोग देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति को समाज में इंक्लूड कर लेंगे ना, लास्ट में फिर आपका पतन। समाज में हम लोग इनकी धार्मिक व्यवस्था को भी देख लेंगे, राजनीतिक जीवन को भी देख लेंगे, जो हमको प्रमाण मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, क्योंकि अनुमान आधारित है। आपको बताया था मैं, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आता है। इतिहास का वह भाग जहां लिखित साक्ष्य है तो, लेकिन अब तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब भारतीय इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, जहां से हमको लिपि तो मिली है, अक्षर तो मिले हैं, बहुत सारे लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसके बारे में वो एक क्या है, आपका एक अनुमान है कि ऐसा होता होगा, ठीक। चित्र के आधार पे, जो उनके बर्तन मिले हैं, जो चीजें मिली है, उसके आधार पे हम अनुमान लगाए हैं। तो बोल सकते हो कि मुख्य रूप से यहाँ पे अवशेषों के आधार पे, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे यहाँ पे पूरा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। तो मेन ये बड़े बड़े टॉपिक है, इसके अंदर अलग अलग चीजों को देखना है। लिपि के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मोहर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इनकी मोहर के बारे में, लिपि के बारे में। सबसे विवादित है आपका पतन, ये पता नहीं चला कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ गए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग इतिहासकारों के बारे में पूछता है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है, किसने बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप के कारण हुआ था। तो अलग अलग इतिहासकार है जिन्होंने अलग अलग अनुमान लगाए हैं क्यों हुआ था करके, ठीक। तो ये मोटे मोटे पॉइंट है बोल सकते हो। तो पहला तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछा भी हुआ है कि कांस्य युगीन सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। ये विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी,
तो पहले तो नाम याद रखना है। दूसरा इसका समय है। तो इतिहास में जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो पुरातत्व होता है आपका, वो किसी भी चीजों की आयु कैसे निकालते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रचलित वैज्ञानिक पद्धति है कि कब से कब तक है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, C14 बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसकी कालक्रम की, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कब से थे, ये जो घटना है वो कब की है, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे 2300 से 1785 कैसे निकला, आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो अलग अलग इतिहासकारों ने पहले तो अलग अलग अनुमान लगाया था कि ये 4000 ईसा पूर्व है, किसी ने बोला 3000 ईसा पूर्व है, किसी ने 5000 ईसा पूर्व है बोला। लेकिन वैज्ञानिक आधार क्या होता है, कार्बन डेटिंग पद्धति। देखो हर एक जीवित वस्तु में, जैसे कि पेड़ पौधे या मनुष्य या जीव जंतु हो गए, इनमें सब में बॉडी में क्या होता है, हमारे कार्बन होता है, जो धीरे धीरे करके क्या होता है, लॉस होता है। तो कार्बन की उस मात्रा से हम लोग किसी वस्तु की आयु निकाल सकते हैं कि कितना पुराना कोई चीज है आपका। तो जनरली जैविक वस्तु जो होते हैं, जो जीवित वस्तु होते हैं, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, इनकी आयु निकाली जा सकती है C14 टेक्निक से। तो याद रखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन काल निकाला गया है, जो ड्यूरेशन निकाला गया है, वो C14। कार्बन का आप लोग पढ़ते होंगे, परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। और जब परमाणु संख्या 6 हो और उसका भार 14 हो, उसको बोलेंगे कार्बन का एक क्या है, समस्थानिक है, आइसोटोप है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु नंबर संख्या, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, समस्थानिक बोलते हैं ना। तो कार्बन का एक समस्थानिक है C14, जिसका उपयोग किया जाता है किसी वस्तु की आयु निकालने के लिए, और इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। याद रखिएगा, आपको पूछेगा कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकलन, उसका काल निर्धारण किससे किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। तो सभी इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिया था, किसी ने बोला 3000 ईसा पूर्व, किसी ने 4000 ईसा पूर्व, अलग अलग तर्क दिया। तो वैज्ञानिक आधार जो निकाला हमने, वहां से जो हमको हड्डियां मिली, अवशेष मिले, उनसे जो आयु निकाली वो यही थी 2300 से 1750, इसीलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो इसी के अनुसार हमको जो समय निकल के आया वो था 2300 से 1750, या कहीं कहीं 1700 भी आपको लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समय है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक की घटनाओं में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में केवल सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे, वहीं बसे थे, और भी कई सारी सभ्यताएं थी। अगर आपने इतिहास वगैरह पढ़ा होगा तो सुनते भी होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता, वो भी थी। तो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे उसी समय इराक में, जो आज का इराक है, वहां पे दजला फरात नदियों के किनारे एक सभ्यता थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया। अगर आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता, समकालीन मतलब जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय और कौन कौन सी विश्व में प्रमुख सभ्यता थी, तो वो है आपका मेसोपोटामिया, ये वर्तमान इराक क्षेत्र में थी। बस आप नाम याद रखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। इसके अलावा मिस्र में भी सभ्यता थी, जिसको आप इजिप्ट बोलते हैं, पिरामिड वाला देश, वो भी था। चाइना में भी विकास हो गया था सभ्यता का, चीन में, यहाँ भी सभ्यता थी। ठीक, तो मिस्र, सुमेर, ऐसे बहुत सारे सभ्यताएं थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत क्या है, ये सभी आपके गांव थे, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी क्या था, नगर था, ये खासियत है। तो जितनी भी सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे नगरीय सभ्यता बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए पॉपुलर है। तो पहले तो ये कुछ पॉइंट जानिएगा। अब आपको पूछेंगे वही कि इसका विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। आपको क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। जैसे हम लोग भारत के विस्तार की बात करेंगे, क्या पढ़ते हैं, उत्तर में, सबसे उत्तर दिशा में जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे, और दक्षिण में जो बिंदु होगा उसको मिलाएंगे, और वैसे पूर्व पश्चिम को मिलाएंगे, वो क्या हो गया, हमारा विस्तार हो गया। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपको पूछेगा, और यहां से आपको 2-3 पॉइंट पूछ भी सकता है अरेंज करने के लिए। जैसे ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन ऐसा आ रहे हैं आजकल, तो तीसरा जो आपको क्वेश्चन बनता है वो विस्तार से, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मतलब ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। और ये बोल सकते हो अस्थायी है, लगातार अभी इसमें खोज चलते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है आपका। तो अगर हम लोग बात करें, पहले तो याद रखिए कि किस किस देशों में फैला हुआ है ये। तो इसमें भारत का हिस्सा शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता में, पाकिस्तान, बड़े बड़े प्रमुख स्थल पाकिस्तान में आते हैं, जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में आता है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में आता है, पहले तो भारत के ही अंग थे। और
अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, 2-3 स्थल अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो ग्राम है, उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में खैर नहीं पढ़ते, जैसे सुरतगोई वगैरह ऐसे कुछ जगह है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के इन 3 देशों में फैली हुई है। अगर हम इनको थोड़ा कोशिश करें जानने की, इनके आकार को पूछ सकता है आपको, तो वर्तमान देखेंगे कि ये पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक। तो ज्यादातर हम लोग देखेंगे कि ये इसी क्षेत्र में, हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुआ है। यहाँ पे जम्मू में एक जगह है मांडा नाम का, और यहाँ पे यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, और नीचे महाराष्ट्र में फिर आपका दैमाबाद। और यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है सबसे आखिरी में, समुद्र तट पे बंदरगाह में, मरकान तट जिसको बोलते हैं, सुतकांगे डोर, इस जगह का नाम है मांडा। ये अभी लिखवाऊंगा मैं, आलमगीरपुर, नीचे दैमाबाद, या इसी को छोटा जगह का नाम है भक्तरव बोलते हैं, दैमाबाद के पास, और लास्ट में इसको याद रखना है आपको, सुतकांगे डोर। तो विस्तार बोलने का मतलब यह है कि वो कहां से कहां तक फैला था, मतलब उसके आखिरी छोर कौन से हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमको आखिरी स्थल मिले हैं, उत्तर दिशा में सबसे आखिरी स्थल कौन सा है, मांडा, मतलब सिंधु घाटी हमको यहां मिला। सबसे पूर्व में सबसे कौन सा मिलता है हमको, आलमगीरपुर, ठीक है, सब अभी लिखेंगे, पूछेगा कैसे। सबसे दक्षिणी स्थल का नाम है भक्तरो, सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सुतकांगे डोर। अब जब इनको आप मिलाओगे, जब इनको मिलाओगे आप, लगभग ये त्रिकोणा त्रिभुजाकार हमको दिखाई देता है, ट्रायंगल शेप में। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार में मतलब ट्रायंगल शेप में फैला हुआ था आपका। तो विस्तार बोलने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता कि कहां से कहां तक फैली हुई है, मतलब जो वर्तमान में जो आज हमको उसके साक्ष्य मिलते हैं, उसके अवशेष मिलते हैं, वो किस कहां से कहां तक फैले हुए हैं, मतलब कहां से कहां तक ये बसे हुए थे। तो विस्तार में पहले तो याद रखिएगा 3 देश इसमें शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान यहीं से लगा हुआ, अफगानिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था वो, ठीक। तो हमको पहले तो याद रखना है उत्तर दिशा में, आपको सीधे सीधे पूछेगा, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो क्या है, मांडा, और ये कहां आता है, जम्मू में। इसको नोट करना है आपको, सीधे सीधे पूछ सकता है, आपको जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है मांडा, सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा है। फिर आपको पूछेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे आखिरी दक्षिण में छोर, तो वह है भगतराव, कहां पे है, तो इसको हम लोग दैमाबाद भी लिख सकते हो, ये दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र में आता है ये। सबसे पूर्वी हिस्सा वो है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी छोर या पूर्वी हिस्सा है आलमगीरपुर, ये आता है मेरठ के पास, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो आप इसको याद रखिए, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी हिस्सा, सबसे पश्चिमी छोर वो है सुतकांगे डोर, एक समुद्र तट पे स्थित पाकिस्तान के आखिरी छोर में एक जगह है सुतकांगे डोर नाम का। इस तटीय एरिया को बोलते हैं मरकान तट, ये बलूचिस्तान में आता है पाकिस्तान के, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान में मरकान तट में। या लिखना चाहो लिख सकते हो, जगह को बोलते हैं मरकान तट, मैंने आपको सुतकांगे डोर याद रखना है, मरकान कोस्टल एरिया बोलते हैं मरकान तट। तो ये है इसका विस्तार। आपको सीधे सीधे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, ये आपको जोड़ी मिलाने देगा आपको, चारों को एक साथ पूछ सकता है। तो विस्तार बोलने का मतलब यही है कि सबसे आखिरी छोर कौन से हैं, जहां से जहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी उस जमाने में।
तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान के 3 देशों में फैली हुई है। ये उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में भक्तरौ तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगी डोर तक इसका विस्तार है। ऐसा भी इसको लिखा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पैटर्न में पूछेगा। और इसका आकार क्या हो रहा है? त्रिभुजाकार। लेकिन देखो, पहले हम लोग पढ़ते थे कि इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख में लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पढ़ते थे। लेकिन अभी भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज लगातार चल ही रहा है। अब मान लीजिए यहां पे कोई हमको एक जगह मिल गया जो सिंधु घाटी सभ्यता का रहा होगा, तो फिर इसका विस्तार कैसे हो जाएगा? ऐसे पूरा जोड़ देंगे, ठीक। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होते आ रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसलिए थोड़ा बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, किसी में मिलेगा 12 लाख वर्ग किलोमीटर, किसी में 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, अलग अलग आपको मिलेंगे। लगभग 13 लाख आपको याद रखना है, हालांकि पुराना डेटा अब तो 20 लाख पार कर चुका है, अब तो नए नए जगह मिलते हैं। आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई सिंधु घाटी का स्थल मिल गया, ठीक, तो उसको पूरा शामिल कर लेंगे उस एरिया में, क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा आपका। तो इसका मतलब यही होता है, इसीलिए आपको बुक में अलग अलग क्षेत्रफल भी देखने मिलेगा। तो फिलहाल तो याद रखिएगा विस्तार में 4 बिंदु को, और ये त्रिभुजाकार में याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो विस्तार बोलने का मतलब यही है कि ये कहां से कहां तक फैले हुए थे। तो नाम, समय, कब से कब तक था ये, और ये विस्तार, 3 पॉइंट आपको शुरू को जानना है। अब कुछ फैक्ट आपको पूछ सकता है कि सिंधु घाटी में सभ्यता का सबसे पहले देखा किसने था, सबसे पहले किस व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। फिर दूसरा पूछेगा सबसे पहले खुदाई किसने करवाया था, ठीक। ऐसे 2 प्रश्न भी बन जाते हैं आपको। तो ऐसे कुछ फैक्ट आते हैं आपको। तो एक नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जो बोलते हैं, ऐसे कहानी मिलता है कि वो कंपनी छोड़ के जा रहा था आपका। जब वो इसी रास्ते पे पहुंचता है मोहनजोदड़ो के पास, उसको कुछ ईंटें प्राप्त होती है। अपने डायरी में उसके बारे में लिखा भी है उसने कि हाँ, यहाँ से कुछ चीजें ऐसी प्राप्त हुई जो हो सकता है पुरानी होकर के। आगे चल के लगातार कई समय तक अंग्रेज लोग इसके बारे में जानते तो थे, सोचते भी थे कि हाँ कुछ है, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कोई होगा स्तूप, भारत में तो बहुत सारे स्तूप मंदिर मिलते रहते हैं, होगा कोई बौद्ध स्मारक होगा, बौद्ध स्तूप होगा। इनके खंडहर कैसे मिलते हैं? टीले के रूप में। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े शहर हैं आपके, वो लगातार दब जाएंगे, क्या बन जाएगा? वहां पे टीला ऐसा बन जाएगा आपका। तो ऐसे बड़े बड़े टीलों को देख के लोग डाउट भी करते थे कि कुछ तो होगा यहाँ पे अंदर, लेकिन प्रयास नहीं किया अंग्रेजों ने। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल में 1853 में बंबई से थाने के बीच डलहौजी था उस समय। डलहौजी वायसराय था उस समय, गवर्नर था, गवर्नर जनरल डलहौजी, जिसको भारत में रेलवे का जनक बोलते हैं। तो 1853 में जब भारत में रेलवे लाइन बिछना चालू हुआ, इस क्षेत्र में भी जब रेलवे लाइन बिछाना चालू किए अंग्रेज लोग, तो रेलवे लाइन बनाते समय भी उनको मिला, सब ईंटें मिली, यहाँ से टुकड़े मिले, बड़े बड़े बोल सकते हो ईंटों के टुकड़े मिले। उन्होंने उसका उपयोग ही कर दिया रेलवे लाइन बनाने के लिए। उनको लगा होगा पुराना कोई स्तूप होगा, कोई कुछ खंडहर होगा, पुराने कोई अवशेष होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर ये सब में ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ेंगे जॉन मार्शल, जो जब पुरातत्व विभाग का हमारा महानिदेशक बनता है, वो सबसे पहले खुदाई करवाएगा काफी साल बाद। सबसे पहले तो इसको 1825 के आसपास देखा गया था चार्ल्स मैसन ने, और खुदाई चालू की 1921 में हड़प्पा का। मतलब 100 साल तक अंग्रेजों ने इसमें ध्यान नहीं दिया। और ये भी एक कारण है जिसके चलते आज तक इसकी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक, क्योंकि देरी हो गई, बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है कि नहीं मिली होंगी हमको। तो 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि एक फैक्ट अगर आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने की या किसने देखा, तो नाम याद रखना आपको, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले कुछ टीलों को देखा था, 1825-26 की बात है ये। कुछ ईंटें प्राप्त की थी और उसके बारे में आपको इसने लिखा था कि कुछ यहाँ पे हो सकता है, कुछ प्राचीन चीजें हैं। 1825 या 26 चार्ल्स मैसन ने। फिर लगातार कई साल अंग्रेजों ने बोल सकते हो रेलवे बना दिया, इस ईंटों को उपयोग कर दिया। कनिंघम, जिसको हम लोग भारत में पुरातत्व विभाग का जनक बोलते हैं, जो भारत में भारतीय पुरातत्व संरक्षण का जो पहला महानिदेशक था, उसने भी प्रयास किया, लेकिन बोल सकते हो ठीक जैसे उसने प्रयास चालू किया, फिर उसको भारत से कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर वापस वो इंग्लैंड चला गया। और आखिर में फिर ये बोल सकते हो प्रयास हुआ जॉन मार्शल के समय में 1921 में।
1921 में प्रयास हुआ था जॉन मार्शल। तो सबसे पहले किसने खुदाई करवाया बोलेगा तो जॉन मार्शल। सबसे पहला सर्वप्रथम खुदाई का नेतृत्व किसने किया है, किसने खुदाई करवाया, तो वो था जॉन मार्शल। तो जो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वो सब जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 से काम चालू होता है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो जॉन मार्शल ने फिर दयाराम साहनी को चुना हड़प्पा के लिए, और उन्होंने फिर हड़प्पा की खुदाई करवाई, और वहां से जो जो चीजें हमको मिलती गई, फिर हमको पता चला कि हाँ ये काफी प्राचीन है, पुरानी है करके। और फिर जॉन मार्शल ने ठीक 1924 में घोषणा करके बोला कि हाँ एक प्राचीन सभ्यता यहाँ मिलती है, और इसको नाम दिया उसने सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता 1924 में। तो याद रखना है आपको दो व्यक्तियों के नाम। अगर आपको पूछे सबसे पहले किसने देखा था, किसने खोजा था, या सबसे पहले किसने ईंटें प्राप्त की थी यहाँ से, चार्ल्स मैसन। लेकिन जब खुदाई किसने करा, वो कराएगा ना जो सबसे हेड ऑफिस में रहेगा आपका। यही था उस समय 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष बनता है, डीजी बोलते हैं उसको, महानिदेशक बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। जब जॉन मार्शल बनता है तब इसने फिर ये हो सकते हो खुदाई करवाना चालू किया था। तो दो व्यक्तियों के नाम को भी आपको पूछ सकता है। तो पहले तो हमको स्थलों को देखना है कि कौन कौन से नगर मिले हैं, उसके बाद देखेंगे फिर हम लोग बाकी चीजों को, समाज, नगर नियोजन, ये सब के बारे में। तो शुरू के फैक्ट से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बिंदुओं का नाम आप याद रखना है। आगे बताऊंगा ये किन किन नदियों के तट पे है, वो ही पूछेगा आपको। मांडा किस नदी के तट पे है, भक्तरव किस नदी के तट पे है, आलमगीरपुर, तो ये सब आगे हम लोग एक साथ लिखेंगे जितने नदियों वाली चीजें उनको। तो ये अब देखते हैं प्रमुख स्थल। तो अभी आपको बताया सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की, इसलिए तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है। यहां पे बोल सकते हो कि 1000 से भी ज्यादा स्थल मिले हैं, लेकिन सभी को हम लोग नगर नहीं मानते। नगर उसी को ही मानेंगे ना जिसमें नगर जैसी चीजें मिलेंगी, बड़े बड़े घर मिलेंगे, ठीक, या बोल सकते हो कि चौड़ी सड़कें मिलेंगी, या जहां पे थोड़ा लगेगा कि हाँ ज्यादा लोग बसे हुए थे यहाँ पे। नगर की विशेषता क्या होती है, जनसंख्या, ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, क्षेत्रफल बड़ा होता है उसका, दूर दूर तक लोग बसे हुए होते हैं, वहां पे बड़े बड़े घर होते हैं, चौड़ी सड़की होते हैं। वैसी चीजें जहां पे मिली उनको ही हम लोग नगर मानते हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप 7 ही नगर हैं, सबको नगर नहीं बोलते। सिंधु घाटी में 1000 से भी ज्यादा हमको स्थल मिले हैं, लेकिन सबको नगर नहीं माना जाता। जो हम लोग पढ़ते हैं 7 नगर, इनको ही नगर बोलते हैं। उसमें सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो 1921, अभी बताया था जॉन मार्शल ने 1921 में काम चालू किया था। और लेकिन अगर आपको पूछे खोजकर्ता कौन है या किसके नेतृत्व में खुदाई हुई, तो लेना है हमको दयाराम साहनी। जॉन मार्शल तो हेड थे, उन्होंने चुना था दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई करने के लिए। दयाराम साहनी को उन्होंने चुना था 1921 में। और सभी स्थलों के नदियों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, क्योंकि सभ्यता के विकास में सबसे प्रमुख योगदान होता है नदी का। सीधे सीधे आपको पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है, पहले तो कहां पे है ये स्थान इसका। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आता है। जो भारत का जो पंजाब है, जो भारत का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उससे ठीक लगा हुआ है ये। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे हमारा पंजाब है, यहीं पे आपका हड़प्पा है, ठीक, ये हमारा पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब। मोहनजोदड़ो मिला हमको सिंध प्रांत में, ये सिंध प्रांत है नीचे, ठीक। आगे आपको मैप दिखाऊंगा, 2-4 बड़े जगहों को आपको पूछ भी सकता है क्रम को, कि उत्तर से दक्षिण के आधार पे जमाइए करके, जैसे भूगोल में क्वेश्चन आते हैं वैसे यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा हड़प्पा हमको प्राप्त हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और जगह भी याद रखिएगा, जिला को बोलते हैं मांड गोमरी जिला, मांड गुमरी या गुमरी। अब बुक में यही सब नाम मिलता है, वर्तमान में सब जिले का नाम बदल गए हैं, लेकिन बुक में जो लिखा है उसी को ही हम लोग पढ़ते हैं अभी भी, एनसीईआरटी वगैरह में। बाकी देखेंगे हर जिले का नाम बदल गया, चाहे वो पाकिस्तान के जगह है या भारत के भी जगह है, जो सब बदल गए हैं आपके। तो कहाँ मिला
कहाँ पे है, ये वर्तमान में किस जगह पे प्राप्त हुआ है। और तीसरा आपको नदी, नदी के कारण तो सभ्यता का विकास। हाँ, रावी नदी, रावी नदी के तट पर है। नदी सीधे सीधे पूछता है आपको, एक तरफ स्थल दे देगा, दूसरी तरफ नदी देगा, आपको मैच करने बोल सकता है, या सीधे सीधे पूछेगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है करके, तो रावी नदी के तट पे। तो ये 3 पॉइंट हमको सब में देखना है, खोज कब हुआ, किसने किया, कहाँ पे है, वर्तमान में किस नदी के तट पे है। और चौथा हमको देखना है कि हमको यहाँ से क्या क्या चीजें मिली, प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष, यहाँ से हमको क्या क्या चीजें मिली, अवशेष या साक्ष्य बोल सकते हो, हमको यहाँ से क्या क्या मिला है। तो कई चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है, आपका रिलेटेड होती है। जब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख अर्थव्यवस्था थी कृषि। ये खेती करते थे आपका। क्यों खेती कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास अच्छे उपजाऊ क्षेत्र हैं। जैसे आज भी देखोगे यूपी में गंगा यमुना बहती है आपका, वहां उपजाऊ मैदान है, ठीक, ज्यादातर लोग खेती करते हैं। जितने भी मैदानी क्षेत्र है जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं, वहां पे खेती सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था होती है। तो हड़प्पा के लोग भी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या थे, मुख्य अर्थव्यवस्था थी खेती, इनकी कृषि हुआ करती थी। कृषि क्योंकि इनके पास उपजाऊ क्षेत्र थे, और उपजाऊ क्षेत्र होने के चलते इनका उत्पादन क्या था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा उत्पादन होता था। अब उत्पादन अच्छा होगा तब तो इनके पास पैसा आएगा, और पैसे से ही तो बनते ना शहर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, नगर है ये। नगर कैसे बनेंगे? जब आपके पास जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा, जिसको बोलते हैं अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। अगर आप उतना ही उत्पादन कर पा रहे हो जितना आपका खर्चा है, उतना ही जितना आपको आवश्यकता है, तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि वो पैसा, वो थोड़ी बढ़ पाएगा वो जगह आपका आगे। ठीक, कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई समाज तभी आगे बढ़ पाता है जब वो जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है। वही खासियत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यही सब पढ़ेंगे आगे हम लोग जब इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा उत्पादन किया, और ये अपने अनाज को, उत्पादन को कहाँ रखते थे? बड़े बड़े स्टोरेज में, भंडार गृह बोलते हो जिसको, अन्नागार कहा जाता है, अन्नागार बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं हम लोग खाद्य भंडार गृह बोल सकते हो। ठीक, ऐसा आपका। तो लगभग जितने भी प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हर जगह से हमको अन्नागार मिला है या खाद्य भंडार गृह मिला है। लेकिन विशेषता कुछ हमको याद रखना है। अगर आपको पूछे कुछ खास प्रकार के अन्नागार के बारे में, उसको आपको पूछता है, जैसे कि हड़प्पा से हमको कैसा अन्नागार मिला है या कैसा धान्य कोठार मिला है, तो यहाँ पे एक ऐसा अन्नागार मिला है जिसमें सड़क के एक और 6 अन्नागार हैं और दूसरी ओर 6, मतलब कुल 12। तो स्पेशल चीज यहाँ की यही है। तो धान्य कोठार या अन्नागार तो सब तरफ मिले हैं हमको, हर बड़ी नगर से मिले हैं। लेकिन हड़प्पा की खासियत यही है कि यहाँ पे 2 कतारों में, 2 लाइन में आपके 12 नगार मिले हैं। तो आपको सीधे सीधे यही पूछेगा कि 2 कतारों में या 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह, या इसी बोलते हैं धान्य कोठार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्पादन करते थे। तो हर जगह से, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग उत्पादन करते थे, क्योंकि यहाँ से बड़ा बड़ा क्या मिला, अन्नागार मिला है। तो सब हम लोग अवशेष के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे ही पूरा अनुमान लगाए हैं कि लोग खेती करते थे। तो अगर आपको सीधे सीधे पूछेगा कि 2 कतारों में या 12 अन्नागार, मतलब सड़क के एक तरफ 6 है और दूसरी तरफ 6 है, ऐसे, तो ऐसे पूछेगा सीधा सीधा। इसमें से हर एक अन्नागार बोल सकते हो कि 15 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा के आसपास, मतलब काफी बड़े बड़े, ठीक, मतलब 40-45 फीट फीट के लंबाई चौड़ाई वाले एक एक अन्नागार हैं। वैसे सोचिए 12 अन्नागार हैं आपके। तो सीधे सीधे आपको पूछेगा कि 2 लाइन में, 2 कतारों में, मतलब सड़क की एक ओर 6, दूसरी ओर 6, ऐसे 12 अन्नागार कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही विशेषता है अन्नागार की यहाँ की। ठीक, इसके अलावा यहां से हमको कब्रिस्तान मिला है, 2 कब्रिस्तान या समाधि स्थल बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इनके बारे में और पढ़ेंगे आगे हम लोग, कब्रिस्तान या समाधि स्थल, जब हम लोग इनके मृतक संस्कार के बारे में पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। कब्रिस्तान या समाधि स्थल में याद रखिएगा, यहाँ पे 2 मिले हैं, उनको नाम दिया गया है R37 और H। ठीक, ये सीधे सीधे पूछेगा आपको। ऐसा नाम रखा गया पुरातत्व विभाग के द्वारा। जब भी कोई स्थल का खोज होता है, पूरा उसको फिर नामांकित करते हैं, ABCD, ऐसा एरिया का नाम दिया जाता है। ए के अंदर और कुछ मिल गया, उसको A1 A2 ऐसे बोलते रहेंगे।
वैसी कुछ 2 जगह है जहां से हमको समाधि स्थल या कब्रिस्तान मिला है, उसका नाम दिया गया है R37 और H। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही 2 हैं आपके। इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है आपको? देखो, अन्नागार बहुत सारे जगह से मिला है, वैसे श्रमिक आवास बहुत सारे जगह से मिले हैं, मतलब जहां पे मजदूर लोग रहते थे। पुरोहित आवास जहां पे बोला जाता है कि पुजारी लोग रहते थे। ऐसी चीजें बहुत सारी मिली है, लेकिन हमको कुछ स्पेशल चीजों को याद रखना है। जैसे अन्नागार में पूछेगा ये वाला अन्नागार, तब हमको ध्यान रखना है आपसे। ठीक। वैसे अगर कुछ स्पेशल चीजों की बात करें, जैसे तांबे का यहाँ पे मिला इक्का गाड़ी। ठीक, एक छोटा सा बोल सकते हो इक्का गाड़ी मिला है, पहिया वाला, जो बैलगाड़ी का ट्रॉली होता है इस टाइप का। तांबे का इक्का गाड़ी, कुछ स्पेशल चीजों को ही पूछता है। ऐसी चीजें जो हर जगह से मिले उसको नहीं पूछेगा। इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी। और आपको याद रखना है, और कुछ खास प्रकार के मुहर भी मिले हैं यहाँ से। एक मुहर में तो एक हिरणी को अपने बच्चे को दूध पिलाते दिखाया गया है आपका। मछुआरों का चित्र है, मछली वाले चित्र है। ऐसे कुछ मृदभांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और अगर सबसे प्रसिद्ध मूर्ति की बात करें, तो एक मूर्ति मूर्ति मिली जिसको नाम दिया गया है उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी की मूर्ति। या तो आपको सीधे सीधे पूछेगा, ये मूर्ति मिट्टी की है, याद रखिएगा। या तो आपको सीधा सीधा पूछ देगा उर्वरता की देवी की मूर्ति कहां मिली है, या आपको पूछेगा देखो इस मूर्ति की विशेषता क्या है। इस मूर्ति में एक महिला के गर्भ से पौधा निकलते दिखाया गया है। जैसे कि उत्पादन कहां से होता है, धरती से होता है। तो हो सकता है ये उसको देवी मानते होंगे, उपजाऊपन की देवी, उर्वरता की देवी, या धरती माता के रूप में पूजा करते होंगे। क्योंकि इनका जीवन पूरा निर्भर है किस पे, कृषि पे। पूरा इनका जो जीवन है, पूरा जो समाज है वो कृषि पर निर्भर है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, भूमि हो जाती है, कृषि हो जाती है। तो हो सकता है देवी के रूप में ऐसा मानते होंगे ऐसा। ठीक। इस मूर्ति के बारे में हमको क्या जानना है कि एक मूर्ति मिली है, एक नारी या एक महिला की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, जिसके गर्भ से, या तो आपको ऐसा लिखा भी मिल सकता है क्वेश्चन में, जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। या तो आपको सीधा सीधा ऐसा लिखेगा कि ऐसी मिट्टी की मूर्ति जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधा निकालता दिखाया गया है, ये कहां से प्राप्त हुई है। या सीधे सीधे इसको आप अनुमान लगा दिए कि हो सकता है क्या होगी, उर्वरता की देवी के रूप में उन लोग पूजा करते होंगे। तो या तो सीधे सीधे आपको ऐसे पूछ सकता है। तो इनके जीवन में कृषि का योगदान था, तो हो सकता है ये इस देवी को पूजा करते होंगे, धरती माता के रूप में, पृथ्वी माता के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में। तो इतिहासकारों ने नाम रख दिया उर्वरता की देवी, अनुमान लगा के। तो सीधे सीधे पूछेगा ऐसी मूर्ति जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, या बोल सकते हो उर्वरता की देवी जिसको नाम देते हैं, ये कहां से प्राप्त हुई है। ठीक, ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछता है। बहुत सारी चीजें हैं, स्थलों को लास्ट में और जो जो इंपॉर्टेंट अवशेष है उनको और हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। पृथ्वी देवी बोल सकता है इसको, उर्वरता की देवी इसको बोल सकता है, तो याद रखिएगा। बाकी पुरोहित आवास मिला है, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। कुछ मुहर मिले हैं, उसको मुहर वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। मिट्टी के बर्तन पढ़ेंगे वहां पे, उसमें बताऊंगा आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबको एक साथ अभी नहीं देखेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज उसको देखेंगे ताकि आपको याद रहे। यहाँ से शंख का बना एक बैल मिला है, बोल सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन, अलग अलग प्रकार के मुहर मिले हैं। एक ऐसा मुहर मिला है जिसमें चित्र बनाए गए कि सांप के पंजे में गरुड़ दबा हुआ है, ऐसा। ठीक। मछली वाले चित्र मिले हैं, मछली वाले मुहर मिले हैं, मछुआरा वाला मुहर मिले हैं। एक हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे चित्र मिला है। तो ऐसे को हम लोग अलग से देखेंगे जब कला संस्कृति पढ़ेंगे, जब उनके मूर्ति के बारे में, उनके ब्रह्मांड के बारे में, बर्तन के बारे में, वहां पे आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो सबसे मेन तो ये 4 ही है, याद रखिएगा। खासकर वो 3 जो 12 अन्नागार है, 2 समाधि है, और ये आपका जो उर्वरता की देवी की मूर्ति है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है। बाकी हम लोग कला में और देखेंगे, मूर्ति कला में भी हम लोग मूर्ति देखेंगे। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक बोल सकते हो कि पुरोहित की मूर्ति बोल सकते हो, लेकिन इसको मत लिखिए। मूर्ति कला में आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज अलग अलग समझेंगे हम लोग इसको। एक सेल कड़ी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति बोल देते हैं जिसको। बलुआ पत्थर की लाल रंग की पुरुष मूर्ति मिली है, तो वो सब हम लोग अलग से देखेंगे।
तो ये दिमाग में आपको रखना है। सेम ऐसी हड़प्पा जैसे आपको कंपेयर करके पढ़ना है मोहनजोदड़ो को, दोनों में थोड़े से ही अंतर है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें और भी चीजें हैं, मृदभांड, मूर्ति, ये सब के बारे में अलग से आपको बताऊंगा जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वहां पे, ताकि आपको अच्छे से और याद रहे। तो फिलहाल अभी इतना याद रखिए। सेम ऐसी फिर दूसरी बार जब खोज हुआ, दूसरा स्थल जिसका खोज हुआ वो था मोहनजोदड़ो। तो हम लोग अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। कल डिस्कस करेंगे वहां पे मिट्टी के बर्तन मृदभांड के बारे में देखेंगे, वहां पे हम लोग मुहर के बारे में देखेंगे, उनकी मूर्ति कला के बारे में देखेंगे। तो वहां पे और डिस्कस होगा, सीधे सीधे उस मूर्ति के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है। जैसे सबसे प्रसिद्ध मूर्ति तो मिली मोहनजोदड़ो से। ठीक, तो देखिए इसमें मोहनजोदड़ो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आसान, इसको याद रखना। पहले तो खोज याद रखिए, ठीक, एक साल बाद 1922 में। और यहाँ पे जिन्होंने खुदाई का नेतृत्व किया था या खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। पहले तो ये याद रखना है आपको। दूसरा फिर इनका जगह कहां पे है, ये तो हड़प्पा पंजाब प्रांत में था पाकिस्तान के, ये सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में आता है पाकिस्तान के, नीचे तरफ मैप में आपको दिखाया था, नीचे था ये सिंध प्रांत पाकिस्तान। और जिला अगर आप याद रखना चाहो तो लरकाना जिला। और फिर बात करें नदी, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये सिंध प्रांत मतलब याद रखिए सिंधु नदी। सिंध प्रांत मतलब सिंधु नदी के तट पर ये बसा हुआ है। 3 पॉइंट तो ये, बाकी फिर इसमें क्या क्या मिला। लेकिन मोहनजोदड़ो के कुछ निक नेम भी हैं, इसको कुछ और उपाधि दी गई है बोल सकते हो इतिहासकारों के द्वारा। जैसे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता थे उसमें सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है मोहनजोदड़ो। इसको सिंध का बाग कहा जाता है, ये भी एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, बाग मतलब बगीचा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ था। एक बाग, बाग, बगीचा, और बाग को ही बोल सकते हो नखलिस्तान भी कहा जाता है इसे। सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, ये सब नाम से जाना जाता है। इसका मतलब भी वही होता है उपजाऊ क्षेत्र, नखलिस्तान। तो मोहनजोदड़ो जो था आसपास के बाकी क्षेत्रों से ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए इसको सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, इस सब का मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है ये। वैसे ही आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या होना चाहिए? सिंध प्रांत है, सिंधु नदी है, सिंधी भाषा का शब्द है ये मोहनजोदड़ो। आपको सीधे सीधे पूछेगा और इसका अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको आया हुआ है कि मोहनजोदड़ो ये नाम जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी शब्द है एक, क्योंकि सिंध प्रांत है मतलब सिंधी भाषा चलती है यहाँ पे, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका हिंदी मतलब है मृतकों का, मृतक मतलब 100, डेड बॉडी, आपके कंकाल बोल सकते हो, मृतकों का टीला। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो हमको बहुत सारे कंकाल मिले, तो वहां के लोकल भाषा में उन्होंने नाम रख दिया मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, ऐसा। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि ये सिंधी भाषा का शब्द है, इसका मतलब मृतकों का टीला। उपजाऊ था इसलिए इसको सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं। और फिर वही चीजें कि यहां से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, प्राप्त अवशेष या प्राप्त साक्ष्य। तो एक दिमाग में रखिएगा, बहुत एक छोटा सा ट्रिक है मोहनजोदड़ो के लिए, जब भी कुछ पूछे कि सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, सबसे बड़ा धान्य कोठार, सबसे बड़ा स्नानागार कहां से मिला है, सबसे बड़ी मुहर कहां से मिली है, जब भी कुछ बड़ा पूछे, कुछ स्पेशल पूछे, मतलब आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। मान के चलो उस समय का दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर हुआ करता था। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो।
सबसे ज्यादा मुहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहन। ऐसे कुछ जब भी कुछ बड़ा स्पेशल पूछे मतलब याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध नगर हुआ करता था मोहनजोदड़ो, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही की हुआ करती थी। ठीक, तो कुछ 2-4 पॉइंट हम लोग इसके नोट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला उसको बोलते हैं वृहद अन्नागार। वृहद या विशाल, विशाल अन्नागार। आपको कई तरीके से पूछ सकता है, आपको बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है, एक ही मतलब वृहद अन्नागार को ही पूछ रहा है वो। ठीक, उसको नाम दे दिया गया है वृहद अन्नागार। ये सिंधु घाटी सभ्यता की, पूरे सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नगर नियोजन पढ़ेंगे, वहां पे ये सब डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो वृहद अन्नागार या विशाल अन्नागार बोलते हैं, या वृहद धान्य कोठार बोल सकते हो। ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा अन्नागार, वैसे ही पूछेगा आपको वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार। स्नानागार मतलब एक प्रकार का कुंड था, ये तालाब बोल सकते हो, एक जलाशय था, काफी बड़ा, लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर लगभग चौड़ा और 2.5 मीटर लगभग वो गहरा हुआ करता था। ऐसा एक बड़ा स्नानागार मिला है। इसको आसपास बहुत सारे कमरे मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया इतिहासकारों द्वारा कि ये धार्मिक काम के लिए इसका उपयोग करते थे। ये सब पढ़ेंगे अलग अलग समय में, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, तो 12 मीटर लंबा और 7 मीटर लगभग चौड़ा एक स्नानागार मिला है, एक जलाशय मिला है जिसमें धार्मिक कार्य के लिए ये नहाते होंगे। जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म में स्नान का महत्व होता है, हमेशा तीर्थ स्थान में आपको कुंड, नदी ये सब मिलते हैं, आपको संगम वगैरह, ताकि स्वच्छता के बाद हम लोग ये सब धार्मिक कार्य करें। आसपास बहुत सारे कमरे मिले जिनको नाम दिया गया पुरोहित आवास, यहाँ पे पुजारी लोग रहते होंगे, ऐसा नाम दिया गया है आपको। ठीक, वहीं पास में कॉलेज मिला है, स्कूल मिला है, ऐसा अलग अलग हम लोग और इसके बारे में देखेंगे। तो जब भी कुछ बड़ा पूछे, वृहद अन्नागार, विशाल अन्नागार, ऐसा इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये सबसे बड़ी इमारत है वृहद अन्नागार। सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है आपके मोहनजोदड़ो से, इसके बारे में भी आगे और डिस्कस करेंगे। और वृहद स्नानागार के आसपास क्या बना है, आपका हॉल बना है, सभा भवन बोलते हैं, जहां पे ये प्रार्थना वगैरह करते थे, सभा भवन। तो पूरे कहानी ऐसा इसको याद रखिए कि यहाँ पूजा पाठ करते थे, पास में फिर वो कहीं पे बैठ के सभा करते थे, सभा सम्मेलन करते थे। बहुत सारे पुरोहित आवास मिले हैं। तो कुछ चीजें तो आपका उसी के आसपास ही है, स्नानागार के आसपास ही है। पुरोहित आवास लिख लीजिए, पुरोहितों का कॉलेज लिख लीजिए, महाविद्यालय लिख सकते हो आप, कॉलेज, महाविद्यालय मतलब कॉलेज के साक्ष्य मिलते हैं। पुरोहित आवास तो मिलेगा ही वहां पे, ये सारी चीजें। सभा भवन एक बहुत बड़ा भवन है आपका, एक बहुत बड़ा भवन मिला है, लगभग 27 बाई 27 का, 27 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा लगभग वो मिला है। जहां पे ऐसा उम्मीद किया जाता है कि अनुमान लगाया कि वहां पे वो कुछ सभा वगैरह होता होगा। 20 खंभों से वो टिका हुआ था आपके। तो ऐसा एक बड़ा हॉल मिलता है, तो वहां कुछ काम करते होंगे लोग धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित। अब देखो यहाँ का सबसे स्पेशल तो ये दो याद रखना आपको, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, और सबसे प्रसिद्ध जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति है, जिसको बोलते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। ये सब मूर्ति कला में देखेंगे, इनके इमेज वगैरह भी देखेंगे हम लोग। अभी केवल हम लोग फैक्ट देख रहे हैं कि कहां कहां से क्या क्या मिला। जब कला डिस्कस करेंगे, मूर्ति कला, वहां पे सब इमेज के साथ दिखाऊंगा आपको। उनको डिटेल में पूछ सकता है आपको, उस कांसे की नर्तकी की मूर्ति की विशेषता क्या है पूछेगा। डांस करने वाली, नाचती हुई, ठीक, नर्तकी मतलब डांसिंग गर्ल बोलते हैं इसको, डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है। ठीक, नर्तकी या नित्यरत, नाचती हुई नारी की मूर्ति। आपको पूछ सकता है उस मूर्ति की विशेषताओं को, उसका एक हाथ कहाँ पे रखा है, दूसरा हाथ कैसा हुआ है, किस हाथ में कितनी चूड़ियां, ऐसे भी क्वेश्चन डिटेल में बनते हैं कई बार कला से आपको। तो स्टेटमेंट बना के इनको पूछ सकता है। तो अलग अलग टॉपिक में हम लोग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। और वैसे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, इसको बोलते हैं पुरोहित राजा, क्राइस्ट किंग। एक मूर्ति मिली है जिसको काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है, इसको भी हम लोग मूर्ति कला में देखेंगे। वो या तो पुरोहित हो सकता है, वहां पे हमको नहीं पता कि वहां कौन शासन करता था, वहां पे राजा था कि कोई पुरोहित लोग शासन करते थे, विवादित है, तो इसलिए इसको नाम दिए पुरोहित राजा।
ये भी एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो पत्थर की बनी हुई है। तो ये सब भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो जब भी कुछ बड़ा पूछे, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे ज्यादा मुहर, अगर आपको बोले कि सबसे ज्यादा मुहरे, ये भी पढ़ेंगे, मुहर पढ़ेंगे वहां पे, सर्वाधिक मुहर कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो जब भी कुछ बड़ा पूछे, सर्वाधिक पूछे, मतलब मोहनजोदड़ो दिमाग में आना चाहिए। तो जितना हमसे आसान हो सकता है उतना हमको ऐसे तरीके से याद करना है। सर्वाधिक जनसंख्या का प्रमाण मिलता है ये, मतलब जितने भी हमको स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। इसका भी साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक, हाथी का कपाल खंड, कपाल मतलब उसके सिर का हड्डी मिला है का आपका, वो भी आप नोट कर सकते हो। हाथी का कपाल खंड, तो मोहनजोदड़ो मतलब सबसे प्रसिद्ध नगर बोल सकते हो, सबसे बड़ा नगर आप इसको बोल सकते हो। बहुत सारी चीज मिले हैं। तो हम लोग अलग अलग समय में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, इनकी मोहरों के बारे में, इनकी मूर्तियों के बारे में, स्नानागार के बारे में। स्नानागार की विशेषताओं को आपको पूछ सकता है, इस मूर्ति की विशेषताओं को पूछ सकता है, राजा की मूर्ति और ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है इन विशेषताओं को पूछ सकता है। तो इसीलिए अलग अलग जगह यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे केवल अभी हम लोग पहले तो स्थलों को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिली। तो जब भी कुछ स्पेशल या बड़ा पूछे, मतलब मोहनजोदड़ो को याद रखना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लगभग एक जैसे थे, दोनों की विशेषताएं हमको एक जैसे लगभग दिखाई देती है। इसीलिए एक इतिहासकार है पिगट नाम का, आपको पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, तो वह है पिगट। ठीक, याद रखिएगा, एक नोट कर लीजिए कि पिगट एक इतिहासकार का नाम है, नोट करके लिख लीजिए। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्योंकि इनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी है, घर, मकान, अन्नागार सब लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, ईंट वगैरह जो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी कहा है। ऐसे इतिहासकारों से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं आपको कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा, या किसने सिंधु घाटी से, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहने कहा भी पूछ सकता है आपको, एक ही मतलब है। तो पिगट याद रखिएगा। ऐसे कुछ इतिहासकारों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पतन के बारे में पढ़ेंगे, किसने किसने क्या कारण बताया था। ठीक, तो इतना पहले करके आइए, कल बाकी स्थलों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके सब टॉपिक को। तो क्योंकि अच्छी बात है सिलेबस में हमको कम दिया है, लेकिन ताकि हमको और अच्छे से पढ़ते बने, क्योंकि वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, 24 प्रश्नों का वेटेज है, और बनते ही है, इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जनरली हम लोग जब पीएससी व्यापकों को पढ़ाते हैं वहां पे भी बोलता हूं मैं कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो लेकिन ज्यादा अच्छे से पढ़ो, तब स्कोर होता है इसमें। पूरा पूरा पढ़ने से स्कोर होगा ही नहीं, पूरा पूरा पढ़ ही नहीं सकते। उससे अच्छा समय को देखते हुए बोल सकते हो कि कम चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारे सिलेबस में मेंशन किया है उनको एकदम फोकस होकर एक एक पॉइंट को अलग अलग टॉपिक वाइज पूरा देखेंगे। मूर्ति के बारे में, कला के बारे में, इनके समाज के बारे में, आपके सिलेबस में समाज भी लिखा हुआ है, तो हर एक चैप्टर में हमको समाज को भी डिस्कस करना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, फिर वैदिक का समाज, ठीक, गुप्त काल का समाज, मौर्य काल का समाज, मुगल काल में समाज कैसा था, वो सारी चीजें। ठीक, तो चलिए कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।